जो इस हवाले से परेशान होते हैं कि गोश्त ख़राब ना हो जाए, कि पित्ता फट जाए और उसमें से ग्रीन पानी निकलने लगे और वो एपिगैस्ट्रिक पेन कर सकती है। उसके बाद ये राइट साइड पे जाकर लीवर के नीचे का एरिया, बाज़ औक़ात लूज़ मोशन भी इसके साथ आ सकते हैं अगर आपका फ़ैटी फूड का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर सीरीज़ के साथ। आज हमारा टॉपिक गॉल स्टोन यानी पित्ते की पथरी है। पित्ता आप सब जानते हैं कि लीवर के नीचे होता है। जिन लोगों ने कुर्बानी की होती है उनको पता होता है कि पित्ता कहाँ होता है। ख़ासकर जो इस हवाले से परेशान होते हैं कि गोश्त ख़राब ना हो जाए, कि पित्ता फट जाए और उसमें से ग्रीन पानी निकलने लगे और वो आसपास के जो भी गोश्त पड़ा हुआ हो उसमें लग के ख़राब कर देता है। वो जो ग्रीन पानी होता है या जो ग्रीन लिक्विड होता है उसको कहते हैं बाइल, जो हमारे फ़ैट्स को खाने में हज़म देता है, उनके एब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करता है फ़ैटी फूड्स को। तो जनाब, पित्ते की ये इम्पोर्टेंस है कि पित्ता अगर नहीं है तो आपका फ़ैटी फूड आपको एब्जॉर्ब नहीं होगा, और पित्ता अगर है और इसमें पथरी आ गई है तो क्या अलामतें हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। कि पित्ते की पथरी आपको सबसे ज़्यादा पेन करेगी, यहाँ पर एपिगैस्ट्रिक पेन कर सकती है। उसके बाद ये राइट साइड पे जाकर लीवर के नीचे का एरिया और पीछे जो है ये शोल्डर ब्लेड जो है उसके नीचे का एरिया, वहाँ पे पेन कर सकता है अलॉन्ग विथ वॉमिटिंग यानी मतली उल्टी के साथ। बाज़ औक़ात लूज़ मोशन भी इसके साथ आ सकते हैं अगर आपका फ़ैटी फूड का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है और साथ साथ आपका पित्ता भी डैमेज हुआ है। पित्ते की पथरी कोई बहुत ही आसान सी बात नहीं है जिसको मैं इस शॉर्ट वीडियो में समझा सकूं, लेकिन सिर्फ बताने का मकसद ये है कि अगर ऐसी कोई छोटी मोटी तकलीफ़ें आपको हो रही हैं और बार बार रिकरेंट हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि सिग्नल आना शुरू हो गए हैं कि अब अल्ट्रासाउंड करा लिया जाए। क्योंकि 95% या कह लीजिए 90% इस तरह के केसेस में जिनको इस तरह की 3 तकलीफ़ जो मैंने बताई कि एपिगैस्ट्रिक पेन है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक यानी नीचे का हिस्सा जो है, चेस्ट के नीचे का हिस्सा जो है वो उसका पेन है, शोल्डर ब्लेड यानी पीछे के जो हिस्सा है वहाँ पे पेन है, और इसके साथ साथ नौजिया, वॉमिटिंग और कभी कभी लूज़ मोशन। तो इस तरह की तकलीफ़ रिकरेंट बार बार हो रही हैं तो और आपको लगता है कि आप ख़ासकर फ़ैटी फूड खाने के बाद ऐसा हो रहा है तो आपको लाजमी फिर अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, और मोस्ट लाइकली ही और शी विल प्रिस्क्राइब यू अल्ट्रासाउंड अलॉन्ग विथ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। तो पित्ते की पथरी बनती कैसे है और किस किस में बनती है, मेल फीमेल दोनों में बनती है तो ये मैं आपको बता दूं कि फ़ीमेल्स में ज़्यादा होती है आफ्टर 30। पहले तो 40 होता था, अब आफ्टर 35 भी ये कॉमनली फ़ीमेल्स में देखा गया है। ये ऐसा नहीं है कि फ़ीमेल्स फ़ैटी फूड ज़्यादा खाती है इस वजह से हो जाता है, बल्कि फ़ीमेल्स के हार्मोनल सिस्टम कुछ ऐसे होते हैं कि जिसकी इरेगुलरिटी की वजह से भी ये गॉल स्टोन्स यानी पित्ते की पथरी बनने का अमल तेज़ हो जाता है, और बहुत कॉमन है यह अमंग फीमेल्स बियॉन्ड द एज ऑफ 35। मेल्स में बहुत ही अनकॉमन है क्योंकि उनका जो हार्मोनल सिस्टम है और उनका जो मैकेनिकल एक्टिविटी है अपनी सारी, उसकी वजह से जो पित्ते की पथरी है वो बहुत कम बनती है, बट एट द सेम टाइम बनती ज़रूर है, और जिसमें बनती है वो फिर काफ़ी हद तक वो प्रॉब्लमेटिक होती है मेल्स में ख़ासकर। फ़ीमेल्स में तो ये है कि ये देखा गया है कि पित्ते की पथरी सेटल डाउन रहती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करती फ़ीमेल्स में बिलखुसूस। ये एक ऑब्जर्वेशनल बात है, स्टडीज़ इस पे बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। पित्ते की पथरी जो होती है, पित्ता जो मैं अगर आपको बताऊं तो पित्ते के एक ल्यूमेन होता है, एक ट्यूब जिसको कहते हैं, और एक पित्ते की सैक होता है जिसको पित्ते का बैग कहा जा सकता है। तो ये 2 स्ट्रक्चर हैं गॉल ब्लैडर के हवाले से। तो जब ये पित्ते की पथरी अगर ल्यूमेन यानी ट्यूब में मौजूद है तो ख़तरनाक है, क्योंकि वो डिसलॉज होके कहीं भी जा सकती है, और अगर सैक के बेस में मौजूद है यानी बैक के नीचे जो हिस्सा है उसमें मौजूद है तो वो वहाँ पे मोस्टली सेटल डाउन होता है। लेकिन वहाँ पे दूसरा ख़तरा, बड़ा ख़तरा ये है कि इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, और जब ये सैक में होता है तो सबसे पहले स्टोन्स बनने से पहले का अमल जो होता है
वो होता है स्लज, जिसको कहते हैं कि कीचड़ नुमा जो कोई चीज़ है वो गॉल ब्लैडर के बेस पे पाई गई है ड्यूरिंग अल्ट्रासाउंड। और ये उस बात की ख़ास निशानदेही होती है कि आने वाले वक्तों में ये स्लज जो है वो जम जम के जैसे कीचड़ जम के पत्थर, सख्त पत्थर हो जाता है, उसी तरह ये भी सख्त पत्थर हो जाएगा। तो वहीं इंडिकेशन आ जाती है उन खुश नसीब लोगों के लिए कि जिनको तकलीफ़ हो रही है, जिनका अल्ट्रासाउंड हो जाता है और जिनका अभी सिर्फ स्लज है, गॉल स्टोन प्रॉपर नहीं बना। तो ऐसे बहुत कम खुशकिस्मत होते हैं, क्योंकि अक्सर ये अलामतें बहुत कम इस तरह कॉमनली ऑब्ज़र्व होती हैं। ज़्यादातर वक्ती तौर पे होती हैं, लोग इसको ट्रीट कर लेते हैं मेडिसिन से, सेल्फ़ मेडिकेशन भी कर लेते हैं और विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर भी इसको कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन रिकरेंट मैं सिर्फ इस पे ज़ोर दूंगा कि अगर रिकरेंट ये चीज़ हो रही है तो इस पे आपको बार बार जो है फिर अल्ट्रासाउंड की इंडिकेशन मिल रही है कि अब अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए। और अगर स्लज है या स्टोन है, दोनों चीज़ें जो हैं अलार्मिंग है। स्टोन का मतलब तो ये है कि मोस्ट लाइकली ही और शी द पेशेंट विल गो अंडर सर्जरी बिकॉज देयर इज़ नो अदर ट्रीटमेंट। मैं फिर रिपीट करता हूँ, देयर इज़ नो अदर ट्रीटमेंट फॉर गॉल स्टोन्स। जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि कुछ बाइल सॉल्ट्स हैं, सीक्वेस्ट्रेंट्स हैं, अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड का इस्तेमाल है, तो ऐसा बहुत कम देखने में आया कि वो बहुत 1% चांसेस हैं कि वो लोग शायद गॉल स्टोन इनका कम हो जाए या बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाए। 99% जो है अभी भी सर्जिकली ही सेटिस्फाइड पेशेंट हैं। इस हवाले से ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़े कर दूं कि देयर इज़ नो अदर ट्रीटमेंट फॉर गॉल स्टोन्स, इस्टेब्लिश्ड गॉल स्टोन्स अदर दैन सर्जरी। सर्जरी के अलावा और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इस चीज़ को लिंगर ऑन ना कीजिएगा। सर्जरी नहीं कराना वो एक अलग बात है, लेकिन दूसरी ट्रीटमेंट पे रिलाई करना और इस तरह रिलाई करना कि 100% उससे रिकवरी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सेकेंडली जो स्लज है उसके ऊपर फिर आपको अपनी डाइट की एक्स्ट्रा मैनेजमेंट करनी होगी, कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, एनुअली और 6 मंथली अल्ट्रासाउंड्स कराने होंगे, ताकि अगर ये स्लज उसकी तरफ जा रही है। और सेकेंडली अपने जो सिम्टम्स हैं उसको भी, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, उसको भी फोकस करना होगा कि वो सिम्टम्स आपको रिकरेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। लेकिन डॉक्टर हम बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं अपने पेशेंट्स में। हर पेशेंट को उस तरह रिवाइज़ करना या फॉलोअप में याद रखना मुमकिन नहीं होता अनलेस के पेशेंट खुद शो अप ना करे। पेशेंट की अपनी ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी चीज़ों को खुद ही ऑब्ज़र्व करता रहे। एक दफ़ा इंस्ट्रक्शन दे दी गई है, उस हिसाब से अपनी चीज़ों को ऑब्ज़र्व खुद ही करता रहे। अल्ट्रासाउंड देख ले, करवा ले, जो भी अगर वो उस काबिल है कि वो अल्ट्रासाउंड की रीडिंग को मैच कर सके प्रीवियस और करंट को, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकता तो फिर अपने सोनोग्राफ़र से पूछ ले ये करंट है और ये जो पिछला है इसमें आपको कोई डिफरेंस लगता है, और शुड आई गो फॉर द डॉक्टर और नॉट। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा आप हर चीज़ के लिए आप बार बार डॉक्टर को रुजू करें। जो भी कंसर्न बंदा है अगर आप उससे राब्ते में हैं तो आप उसको भी सिर्फ नॉलेज की हद तक मालूम कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग पावर डेफिनेटली पेशेंट के पास है और अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर है वो चीज़। और तो ये कुछ अलामतें मैंने आपको बता दी और टाइप्स ऑफ गॉल स्टोन बता दिए कि जिसमें मोस्टली एक स्लज होता है, एक गॉल स्टोन होता है। ये एक डिफरेंट स्टोरी है कि गॉल स्टोन किससे होता है, किन किन सॉल्ट से हो जाता है, किन किन सॉल्ट की ज़्यादती से हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती से हो जाता है। और बहुत ज़्यादा इसकी सिग्निफिकेंस लिए इसलिए इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि अल्टीमेटली गॉल स्टोन अगर है तो वो सर्जिकली रिमूव होगा, और अगर स्लज है तो वो डेफिनेटली वो आपने उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन रखनी है। और उस स्लज के साथ साथ बाज़ औक़ात ये होता है कि गॉल ब्लैडर इन्फेक्शन हो जाता है जिसको कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। तो अगर वो कैफियत हो जाती है तो ठीक है, आपने उसको ट्रीट करवाना है, एंड दैट्स इट, एंड जस्ट यू नीड टू कीप एन आई ऑन इट। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ भी नहीं है बताने को। अलामतों पे आपने डेफिनेटली फ़ोकस करना है, उसकी रिकरेंट सिचुएशन पे फ़ोकस करना है, और जो भी कंसर्न डॉक्टर है उससे राब्ते में रहना है। अगर ये चीज़ ना हो, आपने कोई भी केयर नहीं की गॉल स्टोन की, तो क्या होगा वो मैं आपको बता दूं कि ये इसकी कंसिक्वेंसेस क्या हैं। कि ये अगर खुदा न खास्ता गॉल स्टोन इन्फेक्टेड हो के अगर वहाँ एब्डोमेन में फट गया, तो जिस तरह मैंने कुर्बानी के गोश्त की मिसाल दी, उसी तरह ये जो भी करीबी आज़ा होंगे उनको डेफिनेटली बहुत बुरी तरह मुतासिर करेगा और एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन डेवलप हो सकती है।
सेकेंडली, अगर ये गॉल स्टोन मूव करके अगर ये जो नीचे जो एक पाइप आ रहा है हेपेटिक डक्ट, और इससे ये जाके गॉल पेनक्रियाज में चले जाते हैं लबलबे में, तो वहाँ ये स्टोन फॉर्मेशन ब्लॉकेज कर देंगे एंड देन दे कैन लीड टू पेनक्रियाटाइटिस एंड अदर डिफरेंट सिचुएशंस दैट इज़ अगेन लाइफ थ्रेटनिंग, और उसको भी इमरजेंसी में ही डील करना होता है। तो इसको लाइट ना लें, बहुत ज़्यादा लाइट ना लें, बल्कि कोशिश करें कि जो भी इसकी फाइंडिंग्स हैं उसको एड्रेस करें। और अगर आप स्लज से अफेक्टेड हैं तो ठीक है, मैंने आपको गाइड कर दिया, और अगर आप स्टोन से अफेक्टेड हैं तो भी मैंने गाइड कर दिया। अगेन वंस अगेन सर्जिकल फॉर गॉल स्टोन, फॉर गॉड्स सेक, मैं सिर्फ आपको रिपीट करता हूँ कि देयर इज़ नो अदर ट्रीटमेंट दैन सर्जरी फॉर गॉल स्टोन्स, फॉर मेजर गॉल स्टोन्स। कोई भी ऐसी क्लेम करता है तो देयर इज़ नो रिकॉर्डेड एविडेंस बाय दोज पर्सनस, और FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और ये UK की जो भी है हेल्थ एजेंसीज़, कोई भी इसको रेकमेंड नहीं करता है। तो जो चीज़ रेकमेंडेड नहीं है उसको फॉलो करना मुनासिब भी नहीं है। तो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो वेरी वेरी यूज़फुल, especially for those who are suffering from gallstones or gall sludge, और ये मैसेज स्प्रेड करें एज़ मच एज़ पॉसिबल, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी ख़वातीन हैं जो इन सारी चीज़ों के बारे में अभी तक आगाही नहीं रखती हैं। उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो मोस्टली जो हैं वो डिप्राइव्ड हैं बहुत सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ से। तो हो सकता है कि उनमें से कुछ या काफ़ी हद तक अगर ये इन्फॉर्मेशन को मिलती है उनको, तो वो फिर आगे बढ़ के अपना इलाज करवाएं और इस फ्यूचरिस्टिक जानलेवा बीमारी से जान छुड़ाएं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।